अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। रूल्स ऑफ द गेम्स बदल चुके हैं। अलहदगी पसंदों के साथ दहशतगर्दों जैसा बर्ताव होगा। सानिया जाफर एक्सप्रेस इंडिया की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है, यह वाज़ेह। और दो टोक मौक़िफ़ आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पेश किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और मासूम शहरियों को शहीद करने के वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। आज इस मुताल्लिक DGISPR ने जो तफसीलात बताई, उससे यह वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह इस दहशतगर्दी का काला कमा किया गया। साथ ही इस वाक़े से एक बार फिर यह आया हो गया है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ही पाकिस्तान दुश्मनी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पहले तो सिर्फ भारत ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना अज़ाइम पर कारबंद रहा, तहम अब भारत ही के इमा पर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के एहसानों को फरामोश करके मुल्क में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारतीय रियासत एक तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद डाल रही है, तो दूसरी जानिब मालूमात के महाज पर भी वहां का मीडिया दहशतगर्दों का सहूलतकार बन चुका है। इस मुतालिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज ने न सिर्फ सबूत फराहम किए, बल्कि साथ ही आलमी बरादरी को भी इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का नोटिस लेने का कहा है। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, उसकी मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो वीडियो है ये बेसिकली इज वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा है। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रही। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। ऑपरेशन से मुतालिक मजीद तफसीलात बताते हुए DGISPR का कहना था कि फौज की ज़र्रार कंपनी ने पहले खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया। ज़र्रार ने सबसे पहले इंजन क्लियरेंस शुरू की। इस ऑपरेशन के दौरान किसी शहरी की मौत नहीं हुई, बल्कि तमाम अमवात ऑपरेशन से पहले हुई। टेररिस्ट जो से वो जहन्नम हासिल हुए इस ऑपरेशन में। So 26 शहीद, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the Railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of these 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. फोर्सेस की जानिब से किए गए कामयाब ऑपरेशन पर न सिर्फ पूरी कौम शुक्रगुजार है, वहां जिन मासूम लोगों की जानें इस कामयाब ऑपरेशन की वजह से महफूज हुई हैं, वो भी पाक फौज को सलाम पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। जैसे हमारा पनीर से निकले हम डिपार्चर थोड़ा हुआ 10 मिनट का फासले पे, तो एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। तो बस जैसे बम ब्लास्ट उसके बाद जो है फायरिंग वगैरह शुरू होगी, मजीद बम ब्लास्टिंग शुरू होगी। हमारे वो SSG कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हो एहसान तो उनके तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल दिया। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है, तो अभी बाई हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। इस मौका पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दी की दीगर वारदातों में मुलव्विस कलदम BLA हो या कोई और नाराज बलोच, सबको खबरदार किया है कि उनके साथ अब रियासत वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है। कि ये नाराज बलोच है, कौन सी नाराजगी है टेररिज्म में? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 5 है, इट इज वेरी क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अगर सड़क बिजली नहीं होगी तो मैं वायलेंस पे उतर आऊंगा। राइट ऑफ वायलेंस जो है वो मोनोपोली जो है वो सिर्फ स्टेट के पास है, वो चाहे स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और स्टेट हो। तो उस राइट को जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा। गो के सानहे के बाद जहां सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरज़म है, वहां इस मौका पर कौमी यकजहती की भी अशद जरूरत है, जो बदकिस्मती से नापैद दिखाई दे रही है। बिलखुसूस सियासत अदम इस्तेहकाम के माहौल में हुकूमत को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो भी नहीं निभाई जा रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो दहशतगर्दों और कलदम BLA को निशाने पर रख लिया, वहां हुकूमत ने PTI को निशाने पर रखा हुआ है। इस मुतालिक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी बहस शुरू हो गई है, जिसमें
पीटीआई की शमूलियत का मामला मुतनाज़ बनाया जा रहा है। बिलखुसूस हुकूमती वज़रा पीटीआई के बयानिए को दहशतगर्दी के बयानिए से नफी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर की जाने वाली ट्वीट्स को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत को बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई से मशरूत कर दिया, जिसके बकौल हुकूमत कौमी मसले पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब पहले ऐलान कर चुके थे कि अगर मुल्क की बात आ जाती है तो बगैर किसी कंडीशन के हम सपोर्ट करेंगे, और हमने हमेशा से किया हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही बयानिया हो, मुत्तहिदा बयानिया हो, सब एक पिच पे चले। तो स्पीकर साहब को जेब नहीं देता कि वो कहें कि कौन जाली और कौन न। वजीर ने डिफेंस मिनिस्टर ने भी सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया। अगर आप पीटीआई के बगैर ये जंग जीत सकते हैं तो आप कर ले, आपको मुबारक। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें दहशतगर्दी और दीगर मामलात से मुतालिक भी अपोजिशन की एपीसी बुलाने का ऐलान किया गया है, जबकि मुल्क में फौरी नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी दोहराया गया है। हम एक अमरजहती यानी एक बड़ा कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं जिसमें तमाम फिक्र के तमाम सियासी पार्टियां जो भी है वो बैठे और सोचे और कलेक्टिव विजडम से एक वे आउट निकाले कि हमें इस हालात से कैसे आगे निकलना है। जब तक एक पाकिस्तानी कौम की सही नुमाइंदगी नहीं होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जेन्युइन लीडरशिप असम्बली में नहीं आएगी और जेन्युइन हुकूमत नहीं बनेगी, इस हालात का कोई हल नहीं है। हुकूमत दहशतगर्दी से कैसे निपटेगी और इस पर कौमी यकजहती की फिजा कैसे कायम कर पाएगी, बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक फिर से पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिटी की ज़रूरत है। आज DGISPR ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी जो सूरत हाल बनी सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। ये बताएं कि कल से बल्कि परसों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत का जो ज़्यादा फोकस है वो BLA से ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो एक नेशनल यूनिटी की फिजा बन पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी के पर्सनल एजेंडा जो है वो आपके कौमी एजेंडे से ज्यादा बड़े हों तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर रुका तो नहीं जा सकता। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये सारे लोग ऑन बोर्ड हों। और आप कह रहे हैं कि वो निशाने पे है, निशाने पे देखिए, एक कुछ लोग जो थे वो पहाड़ों से हमलावर थे निहत्थे लोगों पे, और उसी टाइम पर कुछ लोग सोशल मीडिया से उस सिपाहियों पर हमलावर थे जो कि उन निहत्थे लोगों को बचा रहे थे। तो गुजारिश ये भी, ये तो सहूलतकारी है किस्म की। आप उस मौके पे अब और बड़ी चीजें जब आप सियासत कर सकते हैं, जब आप अपने पर्सनल एजेंडा जो है पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये इनकी आदत है। हेलीकॉप्टर केस हो, आप बड़ा लंबा एक तारीख है, 9 मई हो, कोई और शाते हो, कई ऐसे मामलात हैं कि इन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं है। हमेशा इन्होंने मौका जब भी मिला इन्हें तो तलाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि सहूलतकारी थी, इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी इसकी प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग करके? जी बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और इस पे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ज़रा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ज़रा पोस्टें की जाती रही हैं मुतनाज़ किस्म की। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, जो पीका इंटरनेट, जो साइबर क्राइम, जो इसी तरह, क्योंकि ये हौसला अफजाई है, ये तो देखिए ना, एक किस्म की आपने उसी जो दहशत वो फैलाना चाह रहे हैं, उस दहशत को आपने इको किया, मल्टीप्लाई किया है सोशल मीडिया पर। उनकी दहशत फैलाने में आपने पूरा उनका साथ दिया है। और तो ये बहरहाल इस पे जो भी कानून होगा उस पे कार्रवाई होगी। यानी सब कुछ के बावजूद ज़ाहिर है अपने नेशनल कंसेंसस की आपने फजा पैदा करनी है दहशतगर्दी के खिलाफ एक नेशनल रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए, तो उसमें तहरीक इंसाफ को फिर आप ला रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने तो ये कह दिया है, शिबली फराज साहब ने कल, के इमरान खान साहब को पेरोल पर रिहा करके APC में बुलाया जाए। देखिए, ये जो इनके ना नॉर्मल तेल होगा ना दादा नाचेगी, ये इस तरह के मामला देखिए ना, ये हमेशा अपनी यानी ये चाहते ये हैं कि किसी तरह NRO मिल जाए इन्हें, किसी तरह कोई रिलीफ मिल जाए इनके अपने जाती केसेस में।
एक इनकी जिम्मेदारी है, एक सियासी भी और कौमी जिम्मेदारी है। देखते हैं कि ये उसको उसमें रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते। और अगर पहले भी इन्होंने बहुत सारी दफा IMF को खत हो या आप बाहर लॉबिंग करके पाकिस्तान की अफवाज पर लॉबिंग करके तो पाबंदियां लगवाने की बात हो, या इसमें और सारी बॉडी इसमें, तो एट लास्ट ये सारी चीजें अगर होती रहेंगी तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं, अगर हम तो चाहेंगे कि ये आए और बैठे, नहीं बैठेंगे तो आगे तो बढ़ना है। तो ये क्लियर है कि इमरान खान को पेरोल पे रिहाई वाले ऐसी कोई जो है वो नहीं उनकी शर्त मानी जाएगी। तहरीक साहब की सेक्रेटरी लीडरशिप अगर बैठती है तो वो बैठ जाए, लेकिन खान साहब वाले मामले पे कोई किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। नहीं, ऐसी कंसिडरेशन ही कोई नहीं। सही है। और APC में तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी लीडरशिप को इन्वाइट किया जाएगा, जिस तरह मौजूदा जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर या बाकी क़यादत के अंदर, अच्छा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद, जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी सूबे में हुकूमत है, उनके सीनियर लीडर इस वक्त CM है, तो उस हवाले से जरूर बुलाया भी जाएगा और इनकी जिम्मेदारी है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो कब तक ये APC हुकूमत बुलाने पे गौर कर रही है? इसका होमवर्क चल रहा है जी, और होमवर्क पहले होगा, फिर उसके बाद APC बुलाएंगे ताकि APC से कोई एक कॉन्क्रीट किस्म का रिजल्ट और प्लान निकाला जा सके और उस पर फिर अमल किया जा सके। अच्छा, पहले भी एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, आप ही की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, जब सानिया APS हुआ था। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी करे कि जो हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो लाना पड़ेगा, तो क्या कोई नया नेशनल एक्शन प्लान आएगा, या पहले वाले में ही जो चीज़ें बहुत सारी सुकम रह गए थे जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका था, बहुत सारी चीज़ों पर आज भी इस तरह DG ISPR ने वाजे किया कि उन्होंने कहा एक नुक्ता है काइनेटिक ऑपरेशंस का, बाकी तमाम जो नुकात थे वो जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर थे। आपने पुलिस की इस्तेदाद बढ़ानी थी, CTD को फहाल करना था, कानून साजी होनी थी, बहुत सारे ऐसे मामलात होने थे जो कि गवर्नमेंट ने करने थे, वो नहीं हुए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। ये इसमें तकरीबन 20 नुकात थे, उसमें 10 नुकात के करीब जो थे वो सूबों के रिलेटेड थे, 10 वफाक के थे। वफाक में इसमें ज्यादा काम हुआ था। सूबों में जो सबसे पीछे सूबे थे वो बलूचिस्तान और KP हैं। वो जब तक पीछे रहेंगे ये दहशतगर्दी कैसे कम हो सकती है, क्योंकि ये जब तक आपकी फोर्सेस जो है उनका एक ना उनका मोराल हो, ना उनकी कैपेसिटी हो, ना उनके पास इक्विपमेंट हो, ना ट्रेनिंग हो, ना उन पे आप इन्वेस्ट करें, तो आप कैसे लड़ सकते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में CTD बनाई थी, कभी देखे जाके कैसा अदारा, स्टेट ऑफ द आर्ट, कितनी दहशतगर्दी को उसमें कुचला है। और अगर इंफॉर्मेशन जो है वो एजेंसियां दे भी देती हैं अदारों को, तो उनकी कैपेसिटी नहीं होती। अब बलूचिस्तान है, 80% वहाँ B कैटेगरी है, वहाँ पर लेडीज है। लेडीज की हालत ये है कि वो बेचारे वो क्या कहते हैं, ना ट्रेनिंग है, ना उनके पास कोई फायर आर्म्स इक्विपमेंट अच्छा है, तो वो क्या दहशतगर्दी से लड़ेंगे। और आपने जहां तक KP का जिक्र किया, KP के तो वज़ीर आला पिछले एक साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं विफाक के साथ कि हमारे फंड जो थे वो नहीं दिए जा रहे, हमें फंड्स की बड़ी किल्लत है। वो कह रहे विफाक हमारे फंड नहीं दे रहा। KP ने तो अभी वो भी हिसाब देना है जो इनको 1% NFC अवार्ड में ज्यादा मिलता रहा है, जो 600 अरब के करीब है, जो कि पिछले 20 साल में मिला है। वो 600 अरब रुपया जो है वो कहाँ लगा है। CTD दिखा रहे हैं किराए की बिल्डिंग में है, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं, कोई आपने पुलिस फोर्स आपकी बड़ी तकड़ी है, बड़ी नजरानों का वो जानों का नजराना दे रही है, लेकिन बात ये है उन बेचारों को निहत्ते आपने छोड़ दिया है। फिर आप में विल नहीं है लड़ने की। विल लड़ने की हो तो 2008-9 में भी एक हुकूमत थी इसी तरह में, जब विल आई है, जब कौमी इदारे इकट्ठे हुए हैं तो दहशतगर्दी खत्म हुई है 13 से 18 के दरमियान। अच्छा तलाल साहब, अब ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जब आपने कह दिया कि खान साहब के बाहर आने के वाले से पेरोल पे तो कोई ऐसा बिल्कुल खारिज-उल-इम्कान करार दे रहे कि किसी सूरत नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के 2 लीडरान हैं सियासी, अख्तर मेंगल साहब और महमूद अचकजई साहब, वो इसी बलूचिस्तान के मसले पे जेल में इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी कोई नरमी नहीं होगी कि मुलाकात की इजाजत दी जाए? देखिए ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि अभी इस तरह की कोई उन्होंने एप्लीकेशन दी है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन उन्हें मिलते रहते हैं और इमरान खान साहब उनसे जो मुलाकातें हैं वो रूटीन में, जो अदालत ने भी हुक्म दिया हुआ है जेन मैनुअल के तहत, उनकी फैमिली की भी होती हैं, वकला की भी होती हैं, बाकी भी होती हैं। तो ये अब मेरे इल्म में नहीं वो मिलना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, तो उन्होंने कोई इसके लिए तहर्रक किया या नहीं किया। तलाल साहब, एक हर तरफ सवाल उठ रहा है कि हमारे जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, जो कहते थे कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो एक SHO की मार है, वो कहाँ गायब है इस सारे सूरत हाल के अंदर?
बिल्कुल गायब नहीं है, बिल्कुल हर चीज पे वो ऑन बोर्ड है और वजारत दाखिला अपना पूरा रोल अदा कर रही है और उसकी क्या कहते हैं, ये कहना मुनासिब नहीं है कि वो कहीं आगे पीछे है। आप, मैंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि आए हमारी कारकर्दगी का जायजा ले लें आप 1 साल की, देखें हमने क्या जो वजारत दाखिला ने 1 साल में किया है। और इसीलिए गुजारिश है कि ये बस क्योंकि अब एक बन गया फैशन, यानी कि हर वक्त ना तो आप सीट से चिमटे रह सकते हैं, ना आप हमेशा कोई मीडिया के आगे रह सकते हैं। काम आपने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, डिसीजन करने हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर करते हैं और हर चीज में वो ऑन बोर्ड होते हैं। बड़ा जो है वो फ्रिक्वेंटली कई मामलात के ऊपर, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर वो मीडिया से इंटरेक्ट करते रहे हैं, इस मतलब वो नजर नहीं आए, तो इसलिए हर तरफ से सवाल ये उठ रहा है कि उनकी जो है वो कहाँ गायब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उस पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वो हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी और उसके बाद मैंने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस भी और बाद में मीडिया से भी मैंने इस पूरे वाकये और इसमें पूरी सारी चीजें, और कल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मैं उनके साथ था उधर कोयटा, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम बांट के करने होते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी के हुक्म पर या उन्हीं के कॉन्सेंट से ही हो रहे हैं और बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री बिल्कुल फाल है। अच्छा तलाल चौधरी साहब, चूंकि ज़ाहिर आप इंटीरियर को देख रहे हैं, एक अहम मिनिस्ट्री है, तो इस वक्त जो एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर, अफगानिस्तान से सहूलतकारी होती है, भारत की तरफ से फंडिंग होती है। पहले भी हमने बारहा ये शवाहिद पूरी दुनिया को दिए, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं हो सका था। अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमने स्ट्राइक्स भी रिसेंटली जाकर की हैं, तो अब क्या डिफरेंट अप्रोच होगी इस मसले को एड्रेस करने के लिए? देखिए, आप 13 से 18 के दरमियान भी यही हालात हैं, इसी तरह दहशतगर्दी की, इसी तरह ही ना कोई मदरसा बचा था, ना कोई बाजार, ना कोई मस्जिद। तो जब सारे लोग इकट्ठे हुए, जब पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हुई, यक जुबान होके खड़ी हुई, एक बयानिए के साथ खड़ी हुई, नेशनल एक्शन प्लान बना, उस बयानिए पर अमली तौर पे अमल किया गया, तो नताइज निकले। इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ने की जो इस्तात है और लड़ने मरने की, वो तो कोई मैच नहीं दुनिया में उसका। इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को जरूरत है कि वो पीछे खड़ी हो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तलाल साहब, जब सानिया IPS हुआ था उस वक्त भी इस्लामाबाद में एक सियासी एक्टिविटी जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी था, वो धरना उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया था। और आज भी तहरीक इंसाफ एक तहरीक प्लान कर रही है, ईद के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद की तरफ आने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप इस मौजूदा हालात के अंदर तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा देंगे कि तहरीक उन्हें मौखर करनी चाहिए या जारी रहे तहरीक, फर्क नहीं पड़ता? मेरे ख्याल काफी कुछ इन्होंने करके देख लिया, और भी इन्होंने कुछ इस तरह का कोई एडवेंचर करना है तो ये करके देख लें, हमेशा नतीजा वही निकलता है, सिफर जमा सिफर का। और वो इस्तीफे भी दिए हैं, लॉन्ग मार्च भी किए हैं, असेंबलियां भी तोड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, अपने कारकुनों की जानों से भी खेले हैं। तो ये करना है तो कर लें, बहरहाल इसका एंड रिजल्ट जीरो ही है। फाइनली वो इस सब्जेक्ट से हट के एक सवाल है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब काबीना का खसूसी इजलास बुलाया था कन्वेंशन सेंटर में, तो आप भी मौजूद थे वहाँ। शहबाज साहब ने ये कहा था कि इस हुकूमत का कोई 1 रुपये का अभी तक स्कैंडल कोई नहीं आ सका। ये चीनी का मामला जो है ये एक स्कैंडल की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। 6 लाख टन चीनी जो है तकरीबन बरामद की गई है। पहले अब मुल्क में चीनी की शॉर्टेज हो गई है, अभी जो है क्रशिंग का सीजन अभी ख़त्म हुआ नहीं है, चीनी की शॉर्टेज हो रही है, चीनी की कीमत जो है वो महंगी हो रही है, चीनी की कीमत 140 से 180 तक चली गई है। तो ये एक स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर रही है, ये तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इशू बन जाएगा। तो इस पर क्या कोई तहकीकात होगी, इसकी जो जिम्मेदारान उनका तयन होगा, ये क्या होगा? कोई ऐसी स्कैंडल की सूरत नहीं है। अब आप चीनी दरामद कर रहे हैं ना सर, पहले एक्सपोर्ट की गई, अब हम चीनी रॉ शुगर हम दरामद कर रहे हैं। देखिए ना, गुजारिश सुने ना, दरामद कर रहे हैं तो कोई ऐसी देखिए दरामद और बरामद होती रहती है। वो पहले एक्सेस थी तो चली गई, अब नहीं है तो आ जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ने तो इनकी फिक्स प्राइसेस भी इस दफा वो जो खत्म की हैं ताकि ओपन मार्केट हो, और उसमें जो गन्ना है इसमें हाईएस्ट प्राइस पे इस दफा खरीदा गया पाकिस्तान में, 450 रुपए मन के से खरीदा गया है। तो यकीनन इस मार्केट जो है ये ओपन मार्केट है, इसमें बाकी कोई शॉर्टेज नहीं होगी, कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि कोई चीज मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी। हमें इंटरनेशनल रेट्स को भी देखना पड़ता है और लोकल मार्केट को भी
देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपसे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, अपने गुफ्तगू में अदा की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की, जिनका कहना है कि यकीनी तौर पर पूरी कौम को इकट्ठा किया जाएगा दहशतगर्दी के मसले को लेकर, और इसमें तमाम सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ा, उस पर भी गौर वखौज होगा। APC इस सिलसिले में आने वाले चंद दिनों में मुनक्कद की जाएगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली है वो फिर से एक तहरीक प्लान कर रहे हैं। जिस तरह मैंने सवाल किया तलाल चौधरी साहब से भी कि अब क्या तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए, जो एक बड़े क्राइसिस का सामना है पाकिस्तान को, उसको देखते हुए मौखर करेगी, और APC के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या वही है कि इमरान खान को जेल से रिहा करके पेरोल पे APC में शिरकत के लिए इजाज़त दी जाए तो तब ही शिरकत होगी, या फिर तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी लीडरशिप भी शिरकत कर सकती है? बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत APC बुलाना चाह रही है दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पहले तो ये मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान को ही पेरोल पर रिहा करके इजाज़त दी जाए कि वो इस APC में शिरकत करें। ताहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ देर पहले मौक़िफ़ ये सामने आया है कि तहरीक इंसाफ खुद ही एक APC बुलाना चाहती है, अपोजिशन की जनरल जमातों को, मुल्क भर की जनरल सियासी जमातों को उस APC में बुलाना चाहती है, और एक नेशनल लेवल पे जो है एक सोच, एक कंसेंसस जो है वो पैदा किया जा सके दहशतगर्दी के मसले पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर से मुतालबा भी दोहराया गया है मुल्क में नए इंतखाबात का। किस तरफ जाएगी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। पहले तो ये बताइए सर कि हुकूमत ने एक APC बुलाने का ऐलान कर रखा है पहले से ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी APC करेगी और गवर्नमेंट की APC में शिरकत नहीं करेगी? देखिए, गवर्नमेंट की APC में शिरकत करनी है या नहीं करनी, उसका फैसला अभी नहीं हुआ। वो हो जाएगा जब इनविटेशन आएगी। पहले इनविटेशन तो आए। दूसरा यह है कि हमारी कल मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला किया गया है कि हम एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद करेंगे। उसकी तारीख वगैरह तय हो जाएगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बातचीत के बाद एक तारीख तय की जाएगी, और कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर एक गठ किया जाएगा जिसमें कि मुल्क के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे मसाइल जो हैं, उनके बारे में एक जामिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और उसका अनाउंस और उसका ऐलान किया जाएगा। और ये कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें आप क्या बुलाएंगे हुकूमती नुमाइंदों को भी इसमें, या सिर्फ ये अपोजिशन की जमातों की ही कॉन्फ्रेंस होगी? सोच जो थी, डोमिनेंट सोच ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक की जो डिस्कशन है वो अपोजिशन पर ही है, लेकिन 1-2 दिन में फैसला होना है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बुलाना है या नहीं। मैंने ये कहा है कि जी जो एक डोमिनेंट फीलिंग थी कि वो ये थी कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, क्योंकि ये बेसिकली कौमी कॉन्फ्रेंस है। उस नाते से सोच यही थी, लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला जो है वो शायद 1-2 दिन में और हो जाएगा। लेकिन सर, जो हुकूमत की तरफ से APC बुलाने का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, उसी में ज़ाहिर है फैसले भी गवर्नमेंट ने करने हैं। तमाम अपोजिशन की जमातों को, गवर्नमेंट की जमातों को, जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बुलाकर बिठाकर एक उसमें कंसेंसस पैदा करना था कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है दहशतगर्दी के मसले को डील करने के लिए। और गवर्नमेंट के पास ही इख्तियारात भी होते हैं चीज़ों पर फैसला साजी करके आगे बढ़ने के, तो उसमें अगर बेहतर ना होता कि सारी अपोजिशन उसमें जाती और वहाँ अपनी राय खुलकर रखती, अपनी तजावीज़ भी देती और एक कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ते? देखिए समर साहब, इस मुल्क के जो हालात बन चुके हुए हैं वो उसमें एक नहीं दर्जनों ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, और ये नहीं कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दूसरे के साथ मुतसादम होगी। कंकरेंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। अपने अपने जो ख्यालात हैं, आपके जो प्रपोजल्स हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस को भी कर लीजिए। हम जो हमारी अमन कॉन्फ्रेंस जो प्रपोज्ड है हम उसको भी कर लेंगे। इसके अलावा और भी कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। ये मिल बैठने का वक्त है यार। मुल्क के ऊपर बहुत मुश्किल हालात है समर। आप वहां बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोगों से ज्यादा एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क किस अजाब से गुजर रहा है। लोगों के जहनों के ऊपर क्या सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं। मेरे जहन के ऊपर सवालात हैं, मैं उसमें से बहुत सारे नहीं पूछ सकता यहाँ पब्लिक फोरम के ऊपर, लेकिन पूछने पड़ेंगे, उनके जवाबात भी मिलने पड़ेंगे। बिल्कुल करें, गवर्नमेंट को चाहिए APC करे, लेकिन ये है कि APC बामानी होनी चाहिए। APC में सवालात के जवाब आने चाहिए। ये नहीं कि जी आप मुलम्मा उसका ऊपर से उतार दे, मट्टी उतार के कहें जी ओहो हमने एक APC कर दी है। APC करना जो है वो कोई कामयाबी नहीं है। APC के जो फैसले होंगे, उनके साथ जुड़े जो नताइज हैं, वो एक कामयाबी हो सकती है।
सर पहले भी इसकी मिसाल मौजूद है कि जब सानिया IPS हुआ था तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जो कि नून लीग की ही गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने एक APC बुलाई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत की थी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, और उसमें एक कंसेंसस पैदा हुआ था जिस कंसेंसस के नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना था और उस पर अमल दरामद भी हुआ काफ़ी हद तक, और दहशतगर्दी के नासूर से काफ़ी हद तक हमने कामयाबी भी हासिल की इसके खिलाफ। तो अब वैसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि पहले इनविटेशन तो आने देना। अभी तो प्रपोज्ड है, कह रहे हैं हमने करनी है, कब करनी है, किसको इनवाइट करना है, हमें इनवाइट करना है या नहीं करना, क्या हालात है, उसके बाद फैसले किए जाएंगे। वो तो इनवाइट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कह रहे हैं हम इनवाइट करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई थी इशारत जनाब का चिबली फराज साहब की तरफ से कि खान साहब को पैरोल पे रिहा करेंगे तो तब शिरकत होगी। खान साहब को जहां रखा गया है वहां उनको होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनकी कोई क्राइम नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर उनको वहां रखा गया हुआ है, तो उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, उनको वहां होना ही नहीं चाहिए था। सर ये तो एक अलग बहस है सर, ये तो एक अलग बहस है। इस वक्त जो दहशतगर्दी का मसला है, उस वक्त वो नून लीग के लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ये मसला हुआ था, अभिनंदन वाला उस वक्त कहते हैं कि हमारी लीडरशिप भी पाबंद सरासर थी, लेकिन जो हमारी सेकंड टियर लीडरशिप अवेलेबल थी वो जाके गवर्नमेंट के साथ बैठे थे उस वक्त। वो कह रहे हैं खान साहब ये अलग बात है कि नहीं बैठे थे, लेकिन हम जाके शरीक हुए थे हुकूमती कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने 2 या 3 दफा यही सवाल उठाया है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को इनवाइट तो करने देना, उसके बाद आपके पास हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। सही है ना? इन्विटेशन से पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, पहले गवर्नमेंट की सोच तो सामने आए कि वो क्या करना चाहते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा इशू ये भी है कि कल से हुकूमती वज़रा की तरफ से बड़ी सख्त तनकीद सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बहुत ही सख्त ट्वीट्स किए और बड़ी सख्त किस्म की कैंपेन भी चलाई। वो कहते हैं कि ऐसी, जिस पर कुछ पहले तलाल चौधरी साहब तो हमारे प्रोग्राम में कहते थे कि बाकायदा सहूलतकारी तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से की गई है इस ऑपरेशन के दौरान। तो वो कह रहे हैं कि हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बड़ा सख्त हम एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, ये हमेशा से खास है। जिस वक्त ये जाफर एक्सप्रेस का क्राइसिस हुआ है तो बगैर किसी सोच के उन्होंने PTI को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो हम उनको नहीं रोकेंगे, वो जरूर करें, कानून को अपना रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जहां तक PTI के स्टांस का सवाल है, हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उनके ऑफिस से जो स्टेटमेंट इशू हुई है वो पढ़ लीजिए, आप यहाँ सामने रखिए, लफ्ज ब लफ्ज पढ़िए हमने क्या कहा है। उसके अलावा आज हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो पढ़ लीजिए कि हमने क्या कहा है। देखिए, टेररिज्म के बारे में मेरे जैसे शख्स तो 12 लिख चुका हुआ हूं, कल भी एक आर्टिकल आएगा, उसको देख लीजिएगा। टेररिज्म जो है एक हीनस क्राइम है। मैंने लिखा है उसमें कि उसमें 400 बंदे मरे, 4000 मरे या एक बंदा मरे। टेररिज्म जो है वो एक सोच है, एक माइंडसेट है, और इसको रियासत की पूरी माइट के साथ कुचलना पड़ेगा। अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो टेररिज्म का खात्मा होगा। ये PTI की मैं आपको पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये कोई मेरी जाती राय नहीं है, मेरी जाती राय भी यही है, लेकिन ये पार्टी की भी पॉलिसी यही है कि जी हम टेररिज्म और मुल्क की तरक्की एक इकट्ठे जुड़ नहीं सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। इनमें से टेररिज्म को खत्म करना होगा तो कोई वजह नहीं कि PTI जो है इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे जिसमें कि और इन्होंने तो जो किया है, जो हुकूमती नुमाइंदों ने आपके सर पार्टी के ऑफिशियल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से ट्वीट्स फिर आई हैं बड़ी मुतनाज़िर किस्म की, कि जिसमें जो है वो जो हमारी फोर्सेस हैं उनको डीमोरलाइज करने के हवाले से जो है वो वहाँ पे इस तरह के बयानात वहाँ पे दिए गए। ट्विटर के ऊपर आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट्स किए गए हैं बड़े मुतनाज़िर किस्म के। तो आपकी पार्टी की मीटिंग के अंदर क्या ये डिस्कस हुआ है कि सोशल मीडिया वाला मसला जो है इसे जरा सीरियसली डील किया जाना चाहिए, इस पर हमारी जो पॉलिसी है उसे रिवाइज करना चाहिए? एक पहली बात यह है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने यहाँ पार्टी के प्लेटफॉर्म से रिलीज किए हैं, उनको पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है, वो पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। इसमें बाकी जो लोग हैं, अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप गौहर साहब की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बिल्कुल उन्होंने अप्रिशिएट किया बैरिस्टर गौहर साहब ने हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर। बाकी रहा सोशल मीडिया का, तो वो हम उसको देख रहे हैं, वी लुकिंग एट इट, देखते हैं कि किस तरफ वो मामला जाता है, वक्त बताएगा आपको। यानी पार्टी में ये रियलाइजेशन है, ये सोच है कि इस पे रिवाइज किया जाए पॉलिसी को, या इस पे गौर किया जाए कि ये जो सोशल मीडिया के वाले से जो हर मरतबा कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा बनता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो फिर रगड़े में आ ही जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस पे आप गौर कर रहे हैं?
देखिए, मैं इस सिलसिले में कोई डेफिनेटिव बात यहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहता, लेकिन भारसूरत हमारा जो मकसद है वो सिंपल यही है कि ऐसे मौकों के ऊपर पार्टी की जो पोजीशन होती है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग जो पार्टी प्लेटफॉर्म से जो पॉलिसी देते हैं वही पार्टी की पॉलिसी है, वही खान साहब की पॉलिसी है और वो बड़ी क्लियर है। हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में कंडेम किया है और हम आज भी कर रहा हूं। मैं भी एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से पार्टी के मैं कह रहा हूं जी कि इस कैंसर को खत्म करना होगा। अगर मुल्क में आगे बढ़ना है तो इस कैंसर को खत्म करना होगा और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, उसको अपलॉड किया है और खुदा का शुक्र है कि ये मामला खत्म हो गया, अपने अंजाम को पहुंचे। बहरहाल सर, जो क्या इसमें यह भी हो सकता है कि वो लोग जो कि अपने आप को पार्टी से एसोसिएट करते हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तहरीक इंसाफ के हामी अपने आप को कहते हैं, उनसे इज़हार ला ताल्लुकी किया जाए, जो कि इस तरह के मौके पे बड़े सख्त किस्म के ट्वीट्स या बयानात देते हैं वो लोग? देखिए समर, कुछ इंतजार कर लीजिए, ये मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, ये बताएं सर कि जब सानिया APS हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक के मोड में थी, आपका धरना इस्लामाबाद के अंदर जारी था और उस वक्त जब ये सानिया हुआ था तो एक मुल्क में सोच पैदा हुई थी कि मिलकर सब ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, एक कौमी सोच पैदा करनी है। तो उस वक्त जब APC हुई थी, तहरीक इंसाफ शरीक हुई थी, एक पॉलिसी बनी थी तहरीक इंसाफ की पूरी मर्जी से, पूरे कंसेंसस के साथ, और उस पर नेशनल एक्शन प्लान बना था। आज भी उसी तरह के हालात जो है वो बताए जा रहे हैं कि ऐसे ही हालात है मुल्क के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई जो है वो नाजुक है, KP के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। तो अब हालात तकाजा कर रहे हैं कि हम उसी तरह के कंसेंसस की तरफ फिर से जाएं। गवर्नमेंट भी ये बात कर रही है, आप भी बात कर रहे हैं, तो आज जो एक तहरीक की तरफ आप फिर बढ़ रहे हैं ईद के बाद, क्या वो तहरीक मौखर की जा सकती है फॉर टाइम बीइंग? जो ऐसा हो सकता है तहरीक का जब वक्त आएगा तो बात की जाएगी जी। इस वक्त की बात करनी चाहिए समर। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जबकि ये सानिया हुआ है उस वक्त हुकूमती पॉलिसी क्या है। वो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है, हमारे लोगों को गद्दार कह रही है, हमारे लीडरान को गद्दार कह रही है। क्या इस तरीके से ये ग्राउंड रियलिटीज ये बनती हैं, ग्राउंड कंडीशन इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं? तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है समर वो हुकूमत की होती है कि वो ग्राउंड कंडीशंस क्रिएट करती है जिसमें कि एक बामानी बामकसद बातचीत हो सके। और ये जो इन्होंने इस वक्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, ना बामानी है ना बामकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी का एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। तो इनको चाहिए कि अपने गिरबान में झांके और इसको चेंज करें। हमें एक अप्रोच के बदलने की जरूरत है, हमें एक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ कि हाँ ये मौका है जबकि सबको मिल बैठना चाहिए, हाँ ये मौका है जबकि सबको मिल बैठ के पॉलिसीज बनानी चाहिए जो मुल्क के मफाद में हों। लेकिन मुल्क के मफाद वो नहीं होता कि आप एक बेगुनाह शख्स को आपने 1.5 साल से जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म और जबर का पहाड़ आपने खड़ा किया हुआ है। ये नहीं होता। इनको भी चाहिए कि ये अपने गिरबान में झांके, एक कुछ इक्विटेबल डिस्पेंसेशन जो है उसको सामने लेके आए। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग जो हैं वो एक जगह बैठ के पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो सर, आज अगर कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होता है दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी बैक पे अपने इदारों की। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन लॉन्च होगा तहरीक इंसाफ उसमें शरीक होगी, उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो होगी। और अपने जो सियासी मामलात हैं फिलहाल उन्हें आप पसे पुश डालने के लिए तैयार हैं? वो एक पॉलिसी मैटर है। वो पॉलिसी मैटर जो है प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होगा जब उसकी जरूरत महसूस होगी। कोई चीज भी देखिए, रिजिडिटी से मामलात आगे नहीं बढ़ते। हमेशा सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। सियासत में जो है, सियासत इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। सो हर चीज बदल सकती है। मुल्क मुकद्दम है, मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। ऐसा ही है, हम सब ने मुल्क के लिए काम करना है। सो कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको रिव्यू ना किया जाए, वो हो सकती है, लेकिन पहले पता तो चले ना कि हमने किस तरफ बढ़ना है। डायरेक्शन हमारी जो है, सिम्बत जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और ज़ाहिर है इस अहम मामले के लिए अगर आपको फिलहाल अपनी तहरीक वगैरह मुअख्खर करनी पड़ती है, उससे पीछे हटना पड़ता है, तो आप उस पर भी पीछे हटने को तैयार हैं फॉर टाइम बीइंग? आपकी तीसरी दफा आपने सवाल किया है। अहम मामला है, अहम मामला। ये दो दिन सिक्योरिटी पे बात होगी, परसों फिर वही सियासी बात हो रही होगी कि हमने तहरीक की तरफ जाना है। मैं सियासत को गाली नहीं है, ऐसा ही है सर, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर मौके होते हैं ना सर, ओकेजन्स होते हैं। करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैंने आपको अर्ज किया, मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि जब ये मामलात आगे आएंगे तो फिर हर चीज को रिव्यू किया जाएगा और ऐसे फैसले किए जाएंगे जो कि मुल्क और कौम के मफाद में होंगे। बहुत शुक्रिया रूफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, दहशतगर्दी के मसले पर रियासत किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है, बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे ब्रिगेडियर ट्राइड हारिस नवाज साहब जो कि सिक्योरिटी अमूर के माहिर है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।
ये बताएगा सर कि दहशतगर्दी का मसला ज़ाहिर है एक मतलब फिर से सर उठा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि रियासत किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सकती है? क्या कोई फुल स्केल कोई बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो सकता है या महदूद पैमाने पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वही जारी रहेंगे? समर, सबसे पहला रिस्पॉन्स ये है कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाए। जी हाँ, पूरा पॉलिटिकल कंसेंसस कर लें बिफोर यू गो फॉर एनीथिंग। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं करते हैं, पूरी कौम इकट्ठी नहीं होती है, दुनिया को मैसेज नहीं देती है कि वी आर वन एंड वी स्टैंड यूनाइटेड एज ए नेशन टू फाइट टेररिज्म, ये मसला हल नहीं होगा। एग्जैक्टली। बस आप जो भी करें, दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपने कल नेशनल असम्बली की स्पीच में देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पुरानी बात ये कर दिया, जैसे जो औरतें लड़ी होती हैं, तो ये डोंट ऐसे मौके पे आप करते हैं जी पुरानी बातें ख़त्म, लेट्स हैव वन एजेंडा। ऐसा ही है सर, पाकिस्तान ये चाहिए। उसके बाद आप काइनेटिक ऑपरेशन तो कर रहे हैं, आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। जो आपने अभी 14 पॉइंट नेशनल प्लान के नए बनाए थे, उसमें भी ये है कि कैपेसिटी बढ़ाएं। आप लेवीज आप जो उनको अगर नई काम हटाएं, उससे पुलिस को इनरोल करें, आप एफसी को और स्ट्रॉन्ग करें, उनको अच्छे वेपन एम्युनिशन दें, मिलिट्री को आप कैपेसिटी बढ़ाएं, लेजर नाइट फील्ड फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं। देखिए अमेरिकन जाते हुए इतना ज़्यादा तादाद में वेपन छोड़ के दैट इज यूज अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमने उसके लिए क्या कॉम्प्लीट किया? हुकूमत ने कोई रिसोर्सेज दिए हैं, जब शहीद होते हैं टीवी पे खबर आ जाती है, एंड दैट इज द एंड ऑफ। सर बात ये ना सर कि एक ज़ाहिर है मल्टी फैसेटेड हमें एक पॉलिसी या अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी जहतें हैं इस अप्रोच की। एक तो ज़ाहिर है जिस तरह आपने बात की कि हमें नेशनल लेवल पे एक कंसेंसस हमने पैदा करना है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा सर इसमें ज़ाहिर है एक काइनेटिक डोमेन हमारी आ जाती है, कुछ इसमें एक उसका पहलू आ जाता है। तीसरा सर जो पहलू आता है वो है अफगानिस्तान के अंदर हमने पहले भी स्ट्राइक्स की है, वहाँ पे टारगेटेड स्ट्राइक्स जहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद थे। फिर इसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी एक बनता है कि जो भारत की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है वो फंडिंग करता है, दहशतगर्दों की पुष्टनाई कर रहा है। पूरा यानी कि एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है जो कि हमें अडॉप्ट करनी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें समर, एक सबसे पहले इस्लामाबाद में दुनिया के सारे एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन ऑफिस, इंटीरियर मिनिस्टर एंड ISPR DGI, they have to brief them what all India is doing with facts and figure. नंबर 2, आप अफगानिस्तान से 2 टॉक फैसले, हमने एक दफ़ा मैंने नहीं देखा हमारा गवर्नमेंट का डेलीगेशन स्ट्रॉन्ग एक कॉन्स्टिट्यूटिव वो वहाँ पर गया, उसने 2 टॉक बात किया, नहीं गया। वाई डिडंट दे गो? आई हैव नो आंसर। नंबर 3, उनसे खुल के बात करें जी, आपने हमने एक डिमांड है नो इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम योर साइड, आपने करनी है, आपने इनको सपोर्ट करते रहना, ये नहीं करना, वरना हमारे पास ऑप्शन है। नंबर 1 सर्जिकल स्ट्राइक एंड वी विल गो रियली एंड प्ले हेल विद यू। अपने ड्रोन मारेंगे अपने एरिया से, विल नॉट क्रॉस एयर लिमिट्स। नंबर 2, इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, लेट देम, इनको ब्रीड करने में पता चले इनको। नंबर 4, इनके साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर जो इलीगल स्पेक्ट्रम का है, जिसमें सारी स्मगलिंग हो रही है, हुंडी का पैसा आ रहा है, स्मगलिंग का आ रहा है, नारकोटिक्स का आ रहा है, ये पैसा बंद करें। इसके लिए पूरी कौम को सारे एलिमेंट, नेशनल जो एलिमेंट्स पावर्स होते हैं उनको हार्मोनाइज करें, ताकि वहाँ से कोई कस्टम से चोरी होकर ना, डीजल भी ना आने दें, सिगरेट आते हैं, टायर आते हैं, व्हाट ऑल कम, ये पैसा सारा माफिया को, अशरफिया को जाता है, जो बंद कर दें। इट डूएबल है। अमेरिका से खुल के बात करें व्हाट इंडिया इज डूइंग। अमेरिका को गए, आप ये सारा गन छोड़ के गए हैं, आप वेपन एमुनेशन छोड़ के गए हैं, आप वो खुला छोड़ के गए हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हाथ में लग गया है। नाउ यू सॉर्ट देम आउट, दीस आर द एक्शन वी आर सपोज्ड टू। तो सर बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, DG ISPR ने जिस तरह से कहा कि रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके हैं और अब जो यहाँ पे अलहदगी पसंद हैं उनके साथ भी दहशतगर्दों जैसा बर्ताव किया जाएगा जो कि वो करते हैं आम शहरियों के साथ, निहत्ते शहरियों के साथ, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो सर क्या आपको लग रहा है कि मुख्तलिफ इस मतबा होना चाहिए या हो सकता है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, दे शुड बी ऑल, अभी हम जो कहते हैं नाराज बलोच, फलां बलोच, दे आर ओनली टेररिस्ट। ये वो हैं जिनका बलोच की आज़ादी से, खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ आर देयर ओन मास्टर्स लाइक रॉ। वो इनको पैसे दे रही है, वो इनको फंड दे रही है, ये अपनी यशी कर रहे हैं और अपने लोगों को मरवा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हर आने वाले साल पाकिस्तान में अगर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं लेकिन एक चीज़ अगर नहीं बदली तो वो है चीनी का बहरान ज़रूर सर उठाता है। इस मरतबा चीनी का बहरान क्यों सर उठा रहा है, तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। चीनी की पैदावार के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। रवा साल भी मुल्क में चीनी की पैदावार का तखमीना 59 लाख मेट्रिक टन है, जो कि मुल्क की जरूरियात के लिए काफी होगा। ताहम शायद ही कोई साल ऐसा हो कि पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा ना हुआ हो और इस बहरान के नतीजे में वही स्कैंडल सामने ना आया हो जो तकरीबन हर साल ही आता है। आजकल भी मुल्क में चीनी के स्कैंडल का शोर बपा है और हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत मुतहरिक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस भी लिया है और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का ऐलान भी किया है। अहम बात यह है कि हाल ही में मौजूदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत का 1 साल मुकम्मल किया है और यह दावा किया गया कि अब तक कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आ सका, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद मुल्क में कीमतें मुस्तहकम करने के लिए खाम चीनी यानी शक्कर दरामद करने का फैसला किया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक खाम चीनी की दरामद से मुल्क में कीमतों में कमी लाने और मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि शक्कर को मुकामी तौर पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकता है। याद रहे कि चीनी बरामद करने की इजाजत सनतकारों की जानिब से मुकामी कीमतों को 145 से 150 रुपए फी किलो के दरमियान रखने के वादे पर दी गई थी। ताहम 12 जून 2024 को हुकूमत की जानिब से शुगर मिलों को 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मार्च 2025 में हाल यह है कि गुज़िश्ता चंद रोज में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। चीनी की कीमत में यह इजाफा उस वक्त हो रहा है जब अभी क्रशिंग सीजन चल रहा है और खाम चीनी दरामद करने का फैसला उस वक्त हो रहा है जब चीनी की नई पैदावार मार्केट में आ चुकी है या आने वाली है। मौजूदा हालात में न सिर्फ कीमतों में इस तरह का इजाफा गैर मामूली है, बल्कि खाम चीनी की दरामद का फैसला उससे भी ज्यादा गैर मामूली है। एक तो चीनी की सनत की जानिब से चीनी की कीमत को काबू में रखने का वादा पूरा नहीं हुआ, दूसरा हुकूमत चीनी के सनतकारों को वादे के मुताबिक कीमतें बढ़ाने से रोक नहीं सकी। और अब यह सूरत हाल है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस अहम सूरत हाल पर इजलास बुलाया, जिसमें चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई तौर पर चीनी की किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत की है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चीनी ज़ख़ीरा करने कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखने और मुतल्लिका हुक्काम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबत मजबूत करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक की बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेसाल नहीं होने देंगे। वाज़ेह रहे कि इसी तरह का एक स्कैंडल 2020 में पीटीआई दौरे हुकूमत में भी सामने आया था। उसकी वजूहात भी बिल्कुल वही थी जो इस ताज़ा स्कैंडल की है। पहले वाफर मिकदार में चीनी मौजूद होने का दावा करके चीनी बरामद कर दी गई, लेकिन फिर पता चला कि वाफर चीनी होने का दावा गलत था। तब चीनी स्कैंडल की तहकीकात पर मबनी FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी बनाने के साथ साथ गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट से भी अरबों रुपए कमाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे में बाअसर और नामवर सियासी शख्सियात के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ था। सवाल है कि 2020 के चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर ऐसे इक़दामात और फैसले क्यों नहीं किए गए कि एक और स्कैंडल से बचा जा सकता था। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर अजनास शमसुल इस्लाम खान ने। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हम चीनी के 5वें बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल चीनी का बहरान जो है वो सर उठाता है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है, वो तो कह रहे हैं कि कोई बहरान है ही नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो है वो होर्डिंग की हुई है और इस पर वो कह रहे हैं क्रैकडाउन का मैंने ऑर्डर दे दिया है। वाक़तन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है? देखिए जी, चीनी का बहरान आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया और उसकी बुनियादी वजह जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी उसका फ़ायदा लिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और सैप्स शुगर एडवाइजरी बोर्ड, उनकी पॉलिसी का और उनके रिवीजन का जो पॉलिसी में डेटा बताते रहे कि पहले शुगर ज़्यादा बताई फिर कम करी, फिर सट्टेबाज जो आपके पता है कि इसके अंदर सट्टेबाज भी होते हैं और सट्टेबाजों के साथ आप पूरा एक स्टेक होल्डर इनके सारे के सारे, चाहे वो होलसेलर्स हों, मिलर्स हों, ब्रोकर्स हों, सट्टेबाज हों, होल्डर्स हों, उन सब ने इस बहती गंगा पे हाथ धोए। आपकी पॉलिसी अगर इतनी अच्छी हो कि तमाम मार्केट में की जो फोर्सेस हैं वो कम्पीट करें तो कभी भी बहरान पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है, 7th लार्जेस्ट
शुगर बनाने वाला मुल्क है, शुगर चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां हर साल आप देखते हैं कि क्राइसिस आता है, और पाकिस्तान के लिए जो चीनी की पैदावार होती है वो पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है। अगर हुकूमत इसको सही तरीके से एफिशिएंट बना दे तो ना सिर्फ आपका जो टैक्स कलेक्शन है FBR का वो बढ़ सकता है, बल्कि जो सट्टा जो आपका बिलियंस ऑफ रुपीस का सट्टा बल्कि इससे ज़्यादा अमाउंट का होता है जिस पे हुकूमत को 1 रुपया टैक्स नहीं मिलता, उसको भी हम स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ला के वो ट्रेडिंग हम वहाँ शुरू करा सकते हैं, जिससे एक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा सारा काम और हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा। अफसोस ये है कि ना तो FBR के पास एफिशिएंट लोग हैं जो बिज़नेस को समझते हो, और ना ही उनको उनके स्टाफ को जो डिप्लॉय करते हैं और उनको इस्तेमाल करना है वो भी उनको नहीं आता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उन्हें नहीं आता। यही वजह है कि आप देखें कि शुगर की आपको ना सिर्फ क्राइसिस क्रिएट होते हैं, बल्कि अगर आप रेवेन्यू का और रेशो देखें और साथ में प्रोडक्शन की, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान हुकूमत को एफिशिएंट होना है और उसमें कोई मजायका नहीं कि अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग पिक कर लें और वो इसके अंदर आके इनको एडवाइस करें, आप कह रहे गवर्नमेंट एफिशिएंट गवर्नमेंट को होना पड़ेगा। यहाँ पे सारे मसले की जो बुनियाद है सर वो गवर्नमेंट खुद नहीं है क्या? 2020 की जो शुगर स्कैंडल की जो रिपोर्ट थी उस पर भी तो ज्यादा वो गवर्नमेंट की तरफ ही उंगलियां उठाई गई थी कि वहीं पे सारा ये मसला सारा शुरू वहीं से हुआ था कि पहले स्टॉक्स के बारे में गलत रिपोर्टिंग की गई, चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई, बाद में चीनी के स्टॉक्स जो है वो गलत निकले और फिर बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ी, बड़ा बहरान बना। आज भी तो वही कुछ हुआ सारा कुछ। बिल्कुल वही मैंने आपका इशारा किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, ये तीनों मिलके जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में जाता है और मार्केट उसको मैनिपुलेट करती है, उससे अपना फ़ायदा उठाती है। मार्केट कभी भी अपने तरफ से कोई बहरान पैदा नहीं कर सकती जब तक कि उसका एक कनाइवेंस ना हो ऑफिशियल्स के साथ। अभी आप देखें इस बहरान के दौरान जब चीनी की कीमत 160 तक पहुंच गई एक्स मिल, तो फिर उसके बाद ब्राउन शुगर, रॉ शुगर की इंपोर्ट अलाउ करने का एक शोशा छोड़ा गया है, जो कि ना सिर्फ ना होगी, ना इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल कर सकती है, ना इंडस्ट्री उसके ऊपर डिज़ाइन है। इंडस्ट्री अब क्लोजर के ऊपर जा रही है कि अपनी क्रशिंग का बंद होने जा रहा है। पाकिस्तान की कोई शुगर केन जो शुगर मिल्स हैं वो कोई भी इस डिज़ाइन पे नहीं बनी कि वो रॉ शुगर को रिफाइन कर सकें। वो सिर्फ गन्ना जब आता है उसकी क्रशिंग करते हैं, और हुकूमत अगर उस वक्त इनको दे दे शुगर रॉ की भी, जब गन्ने की पैदावार पता चल जाएगा कम है कि रॉ शुगर इंपोर्ट करें, तो गन्ने की क्रशिंग के साथ शुगर को रॉ शुगर इस्तेमाल करें, उसको रिफाइन करें। पाकिस्तान का जो है ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। हम फार ईस्ट और गल्फ की मार्केट तक जो इस साल का जो तखमीना है चीनी की पैदावार का तकरीबन 59 लाख टन का है, मैट्रिक टन का है, ये काफी नहीं है हमारी जरूरियात के लिए कि फिर हमें ये जो रॉ शुगर इंपोर्ट करने की बात क्यों हो रही है? देखें जी, पहली बात शुगर का जो आपने बताया कि 59 लाख टन का, ये आपके पास शुगर इतनी नहीं, आपके पास ज्यादा शुगर है। मैं आपको फिगर आपको बता देता हूं कि 83.5 मिलियन टन गन्ने की पैदावार बताई गई थी। उससे अगर आप गन्ने हमेशा पैदावार जो बताई जाती है उससे ज्यादा होता है, आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। दूसरी बात यह कि आपका जो गन्ना है, आप जब उसकी क्रशिंग करोगे तो आपके पास चीनी ज्यादा निकलेगी, और इस वक्त आपके पास इस साल अगर हुकूमत ने खुद कहा, मिनिस्ट्री ने खुद कहा कि 6.8 मिलियन टन की गन्ने की शुगर पैदावार होगी, जबकि आप अगर प्रोडक्शन का डेटा लो तो उसके हिसाब से 7 मिलियन टन लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड भी लगा ले। इस वक्त तो पाकिस्तान के पास चीनी की कोई किल्लत नहीं है। पंजाब की जो शुगर एसोसिएशन है उसने भी आज प्रेस रिलीज जारी किया है, वो भी कहती है कि जी हमारे पास किल्लत नहीं है। मसला यह है कि अगर आपका जो होल सेलर्स और जो रिटेलर्स जो हैं, जो इसके बेनिफिशरी होते हैं, साथ में शुगर मिल्स भी होती हैं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो शुगर मिल्स को फायदा उसका पहुंचता है। तो इसमें होल सेल वाले जो हैं वो अगर आप देखिए उनका कोई सरगना हर रोज हर चैनल के ऊपर बैठा हुआ ये कह रहा होता है कि 200 की हो जाएगी। जब मार्केट में 140 रुपए की थी उस वक्त वो 200 का ऐलान कर रहा था, अब 250 का ऐलान कर रहा है, अब कह रहा है कि चीनी सोने के भाव बिकेगी। तो इस किस्म के जब आपके बयानात आते हैं तो फिर मार्केट में बाइंग स्प्री बढ़ती है, फिर प्राइस स्पाइरल आता है। आम आदमी कंज्यूमर जो है वो होर्डिंग की कोशिश करता है, जो जखीरा अंदोज होते हैं जिनका कारोबार ही नाजायज मुनाफाखोरी है, वो अपना पैसा इसमें लगाते हैं। ऐसे बयान देख के मीडिया पे तो सर ये जो एक बयान आया गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेटमेंट आई जनाब के, जो उनकी तरफ से पॉलिसी सामने आई कि हम रॉ शुगर यानी शक्कर इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, उसको प्रोसेस करके हम चीनी बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक तो हमारी जो शुगर मिल्स है वो डिजाइंड ही नहीं है कि वो शक्कर को प्रोसेस करके चीनी बना सकें, दूसरा आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक्स भी अबंडेंट मौजूद हैं। तो फिर ये इस तरह के बयानात की जरूरत क्यों महसूस हुई? हुकूमत को कौन एडवाइस कर रहा है, कौन गवर्नमेंट को ये सारे फिगर्स देता है, या फिर ये जानबूझ के हो रहा है सारा कुछ?
देखिए, आप सीधी सी बात समझ लें कि रिफाइंड शुगर भी शुगर मिल्स के हाथ में है, और जब आप ब्राउन शुगर इंपोर्ट करोगे, रॉ शुगर इंपोर्ट करोगे, वो भी शुगर मिल्स इंपोर्ट करेंगी। इससे पहले शुगर मिल्स ने ही चीनी एक्सपोर्ट की, कमर्शियल एक्सपोर्टर को इजाज़त नहीं थी। आप उसके बाद जब आप इंपोर्ट करने का कह रहे हो तो वो भी शुगर इंडस्ट्री इंपोर्ट कर उसके ही हाथ में रहेगा। आपको चीनी अगर प्राइसेस को कम करना है तो आपको रिफाइंड शुगर मंगानी होगी, और जो आपका दुबई से 3 दिन के अंदर जहाज आ जाते हैं, अगर आप वो इंपोर्ट करके हुकूमत मंगाती है तो मार्केट उसकी क्रैश हो जाएगी। सिर्फ एक पॉलिसी का ऐलान कर दें, हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चीनी इंपोर्ट करें। आपकी सिर्फ ऐलान होते ही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो माफिया है, उनकी जान निकल जाएगी, वो अपने स्टॉक मार्केट में रिलीज़ करना शुरू हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी अगर कहीं भी आप लूप होल छोड़ देते हो पॉलिसी का, तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मुल्क के अंदर स्मगलिंग किसी चीज़ की हो रही है तो वो भी आपका हाई टैरिफ होता है, और दूसरा आपकी कमज़ोरी होती है कि वो आ जाती है। तो ये आपको रॉ शुगर इंपोर्ट करना एब्सोल्युटली एक जो है एक मैड क्रेजी सजेशन है। हुकूमत को अगर इंपोर्ट करने की इजाज़त देनी है और खोलना है तो वो रिफाइंड शुगर को इंपोर्ट करे, ताकि इमीडिएट मार्केट में स्टॉक आए और फ्लड मार्केट को फ्लड किया जाए, ताकि कीमतें कम होकर रह जाए। तो इस चीनी की वजह से सारी मैन्यूवरिंग जो है वो शुगर इंडस्ट्री करती है, और इंडस्ट्री जो है उसका सारा कंट्रोल जो है वो उन सियासी खानदानों के पास है जो इस वक्त मुल्क पे इक़्तिदार कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी हुकूमत के अंदर वो हुकूमत के अंदर शामिल होते हैं। पॉलिसीज़ भी वही बनाते हैं, फ़ायदा भी वही लेते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं स्कैंडल्स के बाद, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन बड़ा नहीं होता। इसी वजह से हर आने वाले साल पाकिस्तान के अंदर शुगर का स्कैंडल सर उठा रहा होता है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।